जल्दी जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो जाइए और आज क्लास शुरू होती है। आप सभी लोगों का स्वागत है इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज का दिन आपके जीवन में एक नया सफर जो है शुरू करने वाला है और यहाँ से आप उसकी शुरुआत करने वाले हैं जहाँ पे आप अपने सपने को साकार करने के लिए, एक डॉक्टर बनने के लिए, एक इंजीनियर बनने के लिए सपना संजोए रखे हैं। उसी लोगों का स्वागत है जेई नीट की क्लास में। और खास करके जो बैच है वह नीट के बच्चों के लिए है। ऐसे बच्चे जो जेई नीट फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं, ध्यान रखें इस बैच में हम उन बच्चों को भी सम्मिलित कर रहे हैं जो 11th और 12th के बोर्ड के सिलेबस के साथ साथ जेई नीट की भी तैयारी करना चाह रहे हैं। और जो बच्चे 11th 12th को मतलब 12th पास आउट हो चुके हैं, वे नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये बैच पूर्ण रूप से समर्पित है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अधिक से अधिक इसमें सहभागिता निभाएंगे और अपने सपने को साकार करेंगे। चलिए हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज तो हम लोग बात करते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा, आप सभी लोग जितने भी इसमें पार्टिसिपेट लोग किए हैं, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप जरूर हैंड राइजिंग करके आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। हैंड राइजिंग का आपके पास ऑप्शन होगा और आपके पास मैसेज का भी ऑप्शन है, ठीक है ना। आप मैसेज करके भी हमारी बातों को सुन सकते हैं, कुछ बातें कह सकते हैं। और साथ में आपका जो बटन है, ठीक है ना, जो आपका एप्स है, नीचे एक ऑप्शन दिया होगा हैंड राइजिंग का, वहां पे हैंड बना हुआ होगा। जैसे है उसको आप क्लिक करेंगे वैसे हमारे सिस्टम पे जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा और हम आपको अलाउ कर देंगे बात करने के लिए। तो चलिए हम लोगों को ध्यान में रखना है क्या, जो नीट का एग्जाम है, चलिए नीट ध्यान रखिएगा, इस साल में एक बार अभी आयोजित किया जाता है, जबकि डिमांड है कि इसे 2 बार आयोजित किया जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखें नीट इस परीक्षा को पहले, ठीक है ना, इसे पीएमटी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? पीएमटी, ठीक है ना। अब इसे क्या कहते हैं? नीट कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस नीट के का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखें, क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है। ध्यान रखें ये जो नीट का एग्जाम है, इस नीट के एग्जाम का जो सिलेबस है बेटा, ध्यान रखें क्लास जो 11th और 12th, जो 11th और 12th का जो सिलेबस है, सिलेबस सेम वही सिलेबस है, सिलेबस में बहुत ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। जो आप 11th और 12th में पढ़ते हैं बोर्ड के लिए उसी कोई सिलेबस है। और यह जो सिलेबस है वह एनसीईआरटी बेस है। किस पे है? एनसीईआरटी। जो इसका बेस है वह है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बेस इसका सिलेबस है। और ध्यान रखना है कि कवर कैसे करेंगे इसको। ऐसे बच्चे जो 11th और 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा और भी गोल्डन चांस होता है जब उनको ये जानकारी होती है कि हमको सिलेबस सेम है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो बोर्ड होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। क्या होता है बेटा? वो डिस्क्रिप्टिव करके आता है, आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होता है। और जो नीट का एग्जाम होता है, नीट ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब इसमें जो है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उस 4 ऑप्शन में से एक आपको ऑप्शन का चयन करना है। और यहाँ पे क्या होगा, आपको डिस्क्राइब करके लिखना होगा। कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे हार्ट दे दिया जाएगा, हार्ट के बारे में, ठीक है ना, हार्ट डिजीज दे दिया जाएगा, हार्ट डिजीज डिस्क्राइब करके आपको लिखना कि हार्ट से संबंधित कितने जो है डिजीज है, ठीक है ना। और वहीं पे फिर हार्ट से ही संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है ना, कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, या किसी एनिमल्स के बारे में पूछ लिया जाए, या और भी संबंधित जो भी क्वेश्चन यहाँ से
पुटअप किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना जो नीट में है ये ऑब्जेक्टिव और ये क्या है डिस्क्रिप्टिव। पढ़ना वही है, सिलेबस वही है, इसलिए और भी आसान हो जाता है। जब कोई बच्चा 11th और 12th के सिलेबस के साथ इसको करता है तो ध्यान रखिएगा उससे अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह जो है उसी समय वो क्लियर कर ले जाता है, क्योंकि सिलेबस सेम है, बस उसको थोड़ा सा माइंडसेट किया रहता है। जैसे बोर्ड का एग्जाम खत्म होता है और उस पर फिर धुआंधार प्रैक्टिस सेट पेपर वगैरह लगाने की कोशिश करता है और उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं। और मैं बताऊं जितने भी 50% बच्चे होते हैं, 50% के लगभग 50% बच्चे जो बोर्ड का एग्जाम देते हैं और उसी साल नीट का एग्जाम देते हैं क्लियर कर ले जाते हैं। 50% बच्चे ड्रॉपर होते हैं, और जो ड्रॉपर होते हैं ध्यान रखिएगा पहले और दूसरी साल में अगर उन्होंने अच्छा करके अगर इसमें रिजल्ट ले लिया तो ऑल दी बेस्ट होता है, नहीं तो जैसे जैसे डिले होता है वैसे वैसे उनको फ्रस्ट्रेशन होने लगते हैं। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको ध्यान रखना कि इसी साल एनी हाउ आपको सेलेक्ट होना है, इसी साल आपको एनी हाउ इस एग्जाम को क्लियर करके आपको डॉक्टर की पढ़ाई के लिए लग जाना है। और ध्यान रखें बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है ना, अभी मेडिकल में खूब सीटें बढ़ाई गई है। हर जो है जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। इसका मतलब है कि वहां पे बच्चों की पढ़ाई के लिए अपॉर्चुनिटियां बढ़ने वाली है, तो सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। हाँ, अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, और वो अच्छी रैंक आपका तभी होगा जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे। हम क्या करेंगे आपके लिए, ध्यान रखें, हम क्या करेंगे, हम आपके लिए जो है ध्यान रखिएगा, जैसे नीट में आता क्या क्या है, नीट की बात करें हम तो इसमें बायोलॉजी आती है। पहले बायोलॉजी के भी दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है जूलॉजी और फिर क्या होता है बॉटनी। ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन होते हैं टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो 180 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 180 क्वेश्चन में आपका 45 क्वेश्चन लगभग यहां से होता है और 45 क्वेश्चन यहां से होता है। इसका मतलब ये दोनों अगर हम मिला दें तो 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से होते हैं। परसेंटेज की बात करें तो आधा 50% आपका क्वेश्चन बायोलॉजी से होता है। फिर इसके बाद आपका फिजिक्स आता है, ये भी 45 क्वेश्चन होते हैं। फिर आपका केमिस्ट्री होती है, ये भी 45 होती है। इस तरीके के टोटल आपके कितने 90 क्वेश्चन यहां पे हो जाते हैं, टोटल मिलाकर के 180 क्वेश्चन हो जाते हैं। इस 180 क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा जो 180 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का होता है, कितने अंक का बेटा, 4 अंक का होता है। जब 4 से हम इसको गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 4 72, 720 अंक के होते हैं टोटल मार्क्स, 720। इसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है, अगर आपका गलत होता है तो 1/4 गलत हो जाएगा। मतलब 4 क्वेश्चन अगर आपने सही किया है और एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं तो एक क्वेश्चन जो आपका सही है वो भी कट करके क्या हो जाएगा, आपका एक क्वेश्चन माइनस कर देगा। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत सॉलिड पढ़ना है। और ध्यान रखिएगा बायोलॉजी में तो आपको एनसीईआरटी के बाहर जाना नहीं है, एनसीईआरटी को ही बहुत एनालिटिकल तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो सीधा नहीं होता है, वो थोड़ा सा एनालिटिकल तरीके से होता है। इसलिए आपको उसको, हमारे जो टीचर होंगे, हमारे जितने भी सर लोग हैं, है ना, सब अपने अपने विषय के महान विशेषज्ञ हैं,
कोई यहाँ पे KGMC में डॉक्टर है, तो कोई इंजीनियर है जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, इंजीनियर साहब वो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी योग्य डॉक्टर और एक पूरा एक पैनल है जो आप लोगों को यहाँ पे टीच करेगा, ठीक है ना, और टीच करेगा और आप लोगों को फुल्ली छूट है, ठीक है ना। आप अपने पढ़ाई के दौरान जब भी कोई भी डाउट अगर आपका बनता है तो आप तुरंत आप हैंड राइजिंग करिए, क्वेश्चन पूछिए, हैंड राइजिंग करिए, क्वेश्चन पूछिए। लेकिन आप लोग भी एक जिम्मेदार, क्योंकि डॉक्टर बनना एक जिम्मेदारी का काम है, एक नया सफर शुरू करने जा रहे हैं, तो एक चीजें और भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो क्वेश्चन, वाजिब जो क्वेश्चन है उससे जरूर पूछिए, लेकिन हाँ अनावश्यक क्वेश्चनों से बचने की कोशिश करिए, अनावश्यक, ठीक है ना। क्योंकि इतने बच्चे होंगे, अगर सभी लोग अनावश्यक या क्वेश्चन ज्यादा पुटअप करेंगे तो क्लास को भी खत्म करना है और समय पे सिलेबस भी खत्म करना है। तो जो भी आपके मन में दुविधा है, इसके अलावा भी क्लास के बाद भी आपके ही इसी ऐप में पूरी क्लास डाउनलोड हो जाएगी, जब चाहे तब आप क्लास को देख सकते हैं। आपको यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा उसका PDF भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जो जैसा आप बैच लेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको वो सब सुविधाएं मिलेंगी। आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा, आपको जब भी हमारा जहां पे सेंटर होगा वहां पे जाकर के आप ऑफलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे जाते हैं तो आप लोगों को ऑफलाइन भी वहां पे सुविधाएं उपलब्ध होंगी, किसके लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, और टॉपिक वाइज यहाँ पे टेस्ट कराए जाएंगे। और साथ में ध्यान रखिएगा, हम आपका, मैं डेली मूल्यांकन चाहता हूं कि आप अपना वैल्यूएशन रोज करें, और साप्ताहिक वैल्यूएशन हो तो सप्ताह में भी आपके टेस्ट होंगे। और साथ में एक चीज और भी, हमारे संस्थान में आप लोगों से कभी कभी सरप्राइज टेस्ट होता है। सरप्राइज टेस्ट का मतलब बताया नहीं जाएगा और आपका टेस्ट ले लिया जाएगा। ये व्यवस्था इसलिए रखी जाएगी क्योंकि आप हमेशा टेस्ट देने के लिए तैयार रहें। ऐसा ना हो कि जब टेस्ट का दिन हो तो आप तैयारी करके आए और जब टेस्ट का दिन ना हो तो तैयारी करके ना। आपको रोज टेस्ट मान के चलना कि कल हो सकता है टेस्ट हो जाए। टेस्ट तो जो शेड्यूल में होगा होगा ही, सरप्राइज टेस्ट भी यहाँ पे हम आपके शेड्यूल में रखेंगे। और जितने भी टेस्ट होंगे उसके भी आपके जितने भी डाउट होंगे वो भी क्लियर किए जाएंगे। अभी आप सभी लोगों का एक जो है, ठीक है ना, ग्रुप भी बना दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा रुक करके। और बहुत से बच्चों को थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन हो रहा है क्या, कि बहुत से बच्चे ऐसे कि जो 3 मई का एग्जाम लगा हुआ है, 3 मई 2026 को जिन भी बच्चों का एग्जाम लगा हुआ है तो वो अभी इस क्लास में नहीं आना चाह रहे हैं, ठीक है ना, वे अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। या तो हमारा जो दूसरा वाला बैच है उस बैच में वो पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें अब किसी की एंट्री नहीं होती है बाहर की, ठीक है ना, तो वो वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो उनके लिए सही। अभी आप लोगों का थोड़ा सा जो भी बच्चे इसमें होंगे तो उनका जो प्रोसेस होगा धीरे धीरे अभी हम लोग क्लासों को वो बढ़ाएंगे। और इसलिए कि जिससे कि जो अभी 1 महीना और भी बचा हुआ है, 1 महीने से कम ही बचे हुए हैं, मात्र 27-28 दिन बचे हुए हैं, 3 मई को एग्जाम है, 50-10 हो ही गई है, तो हम 22-23 दिन बचा है। तो 22-23 दिन बचा है, तो 22-23 दिन ये आपके लिए क्लासेस चलती रहेंगी, एक एक क्लासेस चलती रहेंगी, 2 क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है ना। हाँ, जैसे ही एग्जाम खत्म होता है वैसे ही इसमें क्राउड होने लगेगी और उसी हिसाब से हम लोग वो करते चलेंगे। तो आप तब तक लोग, आप सभी लोग जो अभी एकदम से नए नए बच्चे हैं जो इसमें शामिल हुए हैं, वे लोग खूब अच्छे से तैयारी करें, सर से खूब अच्छे से पढ़ें। आज हम आप लोगों के बीच में जो है ना फिजिक्स की क्लास चलवाएंगे, और फिजिक्स के हमारे बहुत ही योग्य टीचर है ना, जो है एमटेक है, बीटेक नहीं एमटेक हैं फिजिक्स से, और MIT से पढ़े हुए हैं और बहुत स्कॉलर रहे हैं और आप लोगों के समक्ष सेवा देंगे। तो आज मैं सर को बुला रहा हूं और आप सभी लोग जहां पे भी बैठे हो वहीं से आप लोग क्लैपिंग जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो सर प्लीज आइए, मैं सौरभ सर को, नहीं सौरभ सर हैं, सौरभ सर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाएंगे और बहुत योग्य टीचर हैं। बहुत से बच्चे इनसे पढ़ करके है ना बहुत जगहों पे सिलेक्ट हो गए हैं, बहुत डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। अब आपका नंबर है और आप सभी लोग लग करके तैयारी करिए, ठीक है ना। जो भी डाउट होगा सब सर क्लियर करते जाएंगे। तो अब मैं पूरी क्लास को सर को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।
और आप लोगों का दिन अच्छा हो और आप लोगों की जर्नी जो आज हम लोगों ने प्रारंभ की है बहुत अच्छी हो। अब सर आप लोगों को आगे बताएंगे, प्लीज सर। थैंक यू सर। हेलो बच्चों, तो आज हमारी पहली क्लास है जो कि बेसिकली इंट्रोडक्शन है। तो सर ने जैसा कि आप लोगों को बताया तो फिजिक्स का जो 11th-12th का हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है, मेन हमको उस पर फोकस करना, क्योंकि नीट में क्या रहता है कि एनसीईआरटी से ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन एनसीईआरटी से ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कुछ पूछते हैं, लेकिन डायरेक्टली कम पूछते हैं, थोड़ा सा चीज़ें घुमा के पूछते हैं। एनसीईआरटी में जैसे जो भी चीज़ें हमारी दी रहती हैं वो हाईलाइटेड में रहती हैं, बॉक्स वगैरह में दे रखी रहती है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फिजिक्स, अब आप लोग बायोलॉजी वाले हैं तो मैथ नहीं पढ़ते हैं, तो हमें पहले तो फिजिक्स क्या होती है, मैथ से इंटरलिंक होती है। बिना थोड़ी बहुत मैथ आनी चाहिए, तो मैथ 9th-10th क्लास वाली नहीं, मैथ आनी चाहिए 11th-12th वाली। तो बेसिकली हमें मैथ में क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर, ये तीन चीजें तो आनी ही चाहिए, वो भी बहुत डीप में नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो फिजिक्स उससे क्या होती है, आसान हो जाती है। तो हमारी जो पहली क्लास रहेंगी, एक दो क्लास, तो उसमें हम थोड़ा सा मैथ्स देखेंगे, जैसे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और वेक्टर। ये तीन चीजें जब तक हमको नहीं नॉलेज होगा तब तक हम लोग फिजिक्स में अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग आज से शुरू करेंगे अपना मैथ्स वाला पोर्शन, थोड़ा सा 2-3 क्लास में मैथ्स खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम अपना जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, वो डिफरेंशिएशन में क्या है, कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, जिनके बेसिस पर हम लोग आगे फिजिक्स के भी क्वेश्चन उन्हीं पर बेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो डिफरेंशिएशन किसी भी क्वांटिटी किस रेट से चेंज हो रही है, तो वो क्या होता है डिफरेंशिएशन। किस रेट से कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है, वो क्या दिखाता है, डिफरेंशिएशन दिखाता है। तो डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे पहला फॉर्मूला बहुत बेसिक फॉर्मूला है, x⁴n। इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन को लिखते हैं हम लोग ऐसे, d/dx ऑफ x⁴n। एक तो d/dx क्या है, x का डिफरेंशिएशन हमें करना किसके रिस्पेक्ट में, x विद रिस्पेक्ट ऑफ x⁴n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो यहाँ क्वांटिटी होनी चाहिए वही यहाँ पर होनी चाहिए। तो इसका क्या डिफरेंशिएशन होता है, n x⁴n-y। और फिर आती बात की डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d/dx ऑफ 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ये दो चीजें पता होनी चाहिए। तो 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमें क्या रहता है, 0 रहता है। और डिफरेंशिएशन अगर हम बात करें d/dx ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, इस फॉर्मूले में रख के देख सकते हो। यहाँ पर n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो x⁴0 क्या हो जाएगा, 1 ये भी है, n क्या है, 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। तो ये हमारे क्या थे, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले थे। अब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस कुछ होते हैं, उनके भी क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते हैं, तो वो भी हमें क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। जैसे कि d/dx ऑफ sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस c, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सॉरी ये डिफरेंशिएशन है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा, ये क्या होता है, cos x। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है d/dx ऑफ cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 का हमें क्या पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट होता है हमारा tan x, d/dx ऑफ tan x, तो tan x का क्या होता है, sec² x, ये क्या है, स्क्वायर।
सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे हमारे जो क्या बोलते हैं कॉसेक एक्स का क्या होगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, सॉरी कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये क्या है, सब हमारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ और फॉर्मूले, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। क्या होता है, 1/x। ये क्या रहेगा, बेस e पर रहता है, इसको ln भी बोलते हैं। तो ये बेसिक कुछ फॉर्मूले थे, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए, जिनका इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में करेंगे। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा यही होगा कि आप साथ में लिखते रहें। ठीक है, ये cosec x माइनस cosec x cot x होता है ये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग अब देखें d बाई डी एक्स, हमारे कितने फॉर्मूले हो गए थे, 8 हो गए थे। 9th वाला देखते हैं हम लोग, 9 देखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, e टू द पावर x ही रहता है, ये क्या रहता है, चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ 10th है हमारा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स का क्या होता है, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये क्या होता है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो ऐसे ही क्या होता है, कॉस एक्स का भी होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ, इनको बोलते हैं हम लोग इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स। ये क्या होगा, माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमें क्या होने चाहिए, फॉर्मूले से हमें क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ऐसे एक और फॉर्मूला होता है d बाई डी एक्स ऑफ tan x। तो tan x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग अगला फॉर्मूला देखते हैं, जो कि हमारा 13th है, वो है a टू द पावर x का। तो a टू द पावर x क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x। ये होता है a टू द पावर x ln, ln का मतलब होता है log, क्या होता है, log x। तो ये कुछ हमारे क्या थे, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे, जो कि हम लोग कहाँ इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन करने में। इनका एप्लीकेशन होता है, हमें मैथमेटिक्स में बहुत नहीं जाना, लेकिन ये कुछ बेसिक मैथमेटिक्स है, ये फॉर्मूले हमें क्या पता होने चाहिए, क्योंकि इनके बिना क्या होगा, फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। चलिए अगला हमारा जो पोर्शन है वो है इंटीग्रेशन का। ऐसे क्या होता है, इंटीग्रेशन फॉर्मूले होते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या कुछ कोई फंक्शन दे रखा है f(x), ये क्या है, x³ प्लस 2x प्लस 3। तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, अगर बेसिक हम बात करें एक्स स्क्वायर का, तो अगर ये f(x) क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, f'(x) लिखते हैं इसको, और इसको अगर y मान लें तो इसको और क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx। तो इसी को क्या बोल देते हैं, dy बाई dx। मतलब किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। ये क्या हो जाता है हमारा 2 इंटू एक्स। कैसे, जो हमने फॉर्मूला क्या बताया था, x टू द पावर n का क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और पावर में 1 की कमी हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर इसका डिफरेंशिएशन करें f'(x), और इसको क्या बोल देते हैं, अगर इसको हम लोग फंक्शन को y मान लें तो क्या बोलते हैं, dy बाई
dx, ये x क्यूब का क्या हो जाएगा, उसी फॉर्मूले में पुट करो तो n क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस क्या 2x है, तो 2x क्या है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस 1। ऐसे इसमें अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऐड हो जाए तो उसका भी हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे अगर कुछ देख ले, मान लें डी बाई डी एक्स, अगर कोई फंक्शन ले लें साइन 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा d, इसको अगर हम लोग y मान लें तो y क्या हो जाएगा dy बाई dx ऑफ, ये क्या हो जाएगा fx को हम लोग क्या लिख देते हैं f डैश x, तो अब हम वो नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे dy बाई dx, तो ये क्या हो जाएगा d बाई और dx क्या हो जाएगा d बाई dx, ये क्या हो जाएगा y क्या है हमारा sin x, sin 2x। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है 2x है, यहाँ पर क्या है 2x है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ पर 2x है। तो अब ये देखें यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग डायरेक्टली नहीं करते हैं। ठीक, तो जब ऐसा आ जाए तो इसको मैथमेटिक्स में t मान के हम लोग करते हैं, लेकिन उसमें हमको नहीं जाना, हमको डायरेक्ट क्या देखना है इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो इसको क्या करते हैं हमेशा, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो इसको ऐसे लिख दो cos 2x इंटू 2 का इसमें क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, जितना यहाँ पर हो, यहाँ पर 3 हो तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो तो 2 का, 4 हो तो 4 का, तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका 2 cos 2x। तो ये हमारे कुछ बेसिक क्या थे डिफरेंशिएशन का पार्ट था। ऐसे और भी फंक्शन हो सकते हैं, कोई बड़ा फंक्शन हो सकता है, ठीक है, तो वो हम जैसे जैसे फंक्शन देख के और जो हमारे फॉर्मूले बताए गए उन पर बेसिस हम लोग डिफरेंशिएशन वाला पार्ट देख लेंगे या कर लेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे हम लोग कोई बड़ा आ जाए क्वेश्चन, जैसे कि अगर fx इज इक्वल टू क्या हो जाए साइन स्क्वायर x प्लस कॉस 3x आ जाए, तो ऐसे इसको भी कर लेंगे। साइन स्क्वायर को क्या, साइन को हम लोग किसमें चेंज कर लेंगे, कॉस में चेंज कर लेंगे, और वो cos 3x को कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। साइन स्क्वायर का हमें पता नहीं रहता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे साइन 2a का फॉर्मूले से चेंज कर लेंगे। चलिए आगे हम लोग क्या देखते हैं, कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं, तो इंटीग्रेशन का भी इस्तेमाल फिजिक्स में होता है। तो इंटीग्रेशन का भी बेसिक हमें फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। तो बेसिक में क्या आता है इंटीग्रेशन में, ऐसे जैसे डिफरेंशिएशन के हमारे पास 8-10 फॉर्मूले मैंने बताए ना ये वाले, ऐसे क्या होते हैं इंटीग्रेशन के भी कुछ हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। तो बेसिकली इंटीग्रेशन होता क्या, पहले ये देखते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, सिंपल मतलब होता है जोड़ना। अगर मान लेते हैं हम लोग कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल ले लेते हैं, तो इसका तो हमें क्या पता रहता है, एरिया पता रहता है। क्या होता है अगर ये साइड ए है ये बी है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका ए क्रॉस बी। ठीक, एक तो तरीका ये हो गया एरिया निकालने का। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, इसको हम क्या करें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें, ऐसे ऐसे, और क्या करें इन सब पार्ट का अलग अलग एरिया निकालें और सबको ऐड कर दें। ये इन सबको क्या कर दें, इन सब सारे को ऐड कर दें, इन सबको ऐड कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। तो इसमें तो हमें क्या सिंपल शेप दिया रहता है स्क्वायर या रेक्टेंगल, तो हमें फॉर्मूला पता होता है, हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन अगर कोई इरेगुलर शेप आ जाए, जैसे कि ऐसे ऐसे, अब हम लोग हमसे कह दिया जाए कि इसका एरिया होता है इस शेप का, तो इस यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन का। कैसे करेंगे, हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि ये बहुत से छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे, इसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर ये बना हुआ है, इसको एक एलिमेंटर बोलते हैं, स्ट्रिप ले लिए। ठीक, तो अब इसमें क्या था स्ट्रिप का एरिया सेम था,
तो हमने सबको निकाल के ऐड कर दें तो एरिया आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, अब अनइवन शेप है तो स्ट्रिप की क्या होगी, लंबाई चौड़ाई हर जगह अलग अलग होगी। तो अगर हम लोग इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लें और उसको इंटीग्रेट कर दें, मतलब जोड़ दें, इंटीग्रेट का मतलब जोड़ दें, तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब होता है जोड़ना, जो कि हम लोग एरिया फाइंड करने में करेंगे। तो कैसे करेंगे, अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ से x डिस्टेंस पर कोई एलिमेंट मान लेते हैं जिसकी क्या है हमारे पास थिकनेस कितनी है dx, इसकी थिकनेस हम लोग dx ले लें और इसकी लंबाई हम लोग कुछ y ले लें, तो एरिया क्या हो जाएगा y इंटू डी एक्स। ठीक, तो एरिया क्या हो जाएगा, इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा y इंटू डी एक्स, वाई लेंथ इंटू थिकनेस क्या हो जाएगा dx। तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, अगर इसमें बाउंड्री दे रही हो, अगर इसकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है a से और ये b तक जा रही हो, ठीक है, तो कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, a से b तक, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा एरिया आ जाएगा। तो एरिया क्या है, मतलब जोड़ना। अब हम लोग इंटीग्रेशन के माध्यम से एरिया निकाल लिए। ठीक, तो ऐसे ही अगर ये अब ये जो एरिया दिया होगा ना, ये कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, इसको बोलते हैं एरिया, क्या मान लेते हैं फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ये एरिया इसका फंक्शन है। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करके इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो बेसिकली हमें क्या इंटीग्रेशन देता है, जोड़ना। किसी अनइवन सरफेस के हमें एरिया निकालना, हम जोड़ के निकाल सकते हैं। तो इसी मेथड का हम लोग फिजिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं और मैथमेटिक्स में भी करते हैं। तो फिजिक्स वाले में इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या बेसिक चाहिए, बेसिक क्या चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो इंटीग्रेशन के हम लोग बेसिक फॉर्मूले देखते हैं। तो बेसिक फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, पहला क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, ऐसे x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ऐसे इंटीग्रेशन अगर आपसे पूछ दिया जाए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब यहाँ पर x क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिखते हैं dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x। तो इंटीग्रेशन में हमेशा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जुड़ता है, अगर ये क्या है, डेफिनिट इंटीग्रल नहीं है, इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि इसमें क्या दी हुई है, लिमिट दी रखी है, इनिशियल और फाइनल लिमिट, मतलब एरिया कहाँ से स्टार्ट हुआ था कहाँ खत्म हुआ था। अगर हमें लिमिट ना दी हो, मतलब ये इनफाइनाइट पर खत्म होगा या इनफाइनाइट से शुरू हुआ होगा। तो इसमें क्या रहेगा, इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट ले लेते हैं, इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल, इसमें हमें लिमिट दी रखी रहती है। ठीक, तो अगले देखते हैं फॉर्मूला। अगले जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन में होते थे, वैसे यहाँ पर भी बहुत सारे फॉर्मूले होंगे इंटीग्रेशन में भी। तो इंटीग्रेशन क्या रहता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा रहता है। जैसे उसमें क्या होता था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहता था, कॉस एक्स रहता था। तो इसमें क्या रहेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स। ये क्या हो जाएगा, सेकंड ये था। थर्ड क्या हो जाएगा, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं साइन एक्स डी एक्स, यहां पर भी ये ध्यान देने वाली बात है, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। अगर यहां पर चेंज होगा तो उसका हम लोग आगे देखेंगे कैसे उसको करेंगे। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। इसका आप लोग नोट कर लीजिए इसको, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं और जो हमारे फंक्शंस हैं उनका भी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं cos x का। ये कौन से नंबर का हमारा फॉर्मूला है, चौथे। फोर्थ नंबर पर क्या आएगा, cos x। cos x का क्या हो जाएगा, sin x। उसमें क्या होता था, माइनस आता था, इसमें क्या होगा, माइनस नहीं आएगा। cos x dx, ये यहाँ पर dx भी लिख दो, cos x dx, ये क्या होगा, sin x।
प्लस सी। ऐसे सेक एक्स क्या, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, मिनट, tan एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan एक्स। तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन देखें, सेक स्क्वायर एक्स ये क्या हो जाएगा डी एक्स, ये क्या हो जाएगा tan एक्स प्लस सी। ऐसे सेक एक्स tan एक्स का क्या होगा, सेक एक्स tan एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका tan एक्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये क्या रहेगा सेक एक्स। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, सेक एक्स कॉसेक एक्स कॉट एक्स। कॉसेक एक्स कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स हो जाएगा, माइनस का कॉसेक एक्स हो जाएगा, जो कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होगा। ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/x। तो ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, 8th पर 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा log x। log x का मतलब ln x। ln का मतलब होता है बेस e रहेगा। log में अगर बेस e हो जाए उसको हम लोग ln भी बोल देते हैं मैथ में। ठीक है, तो ln का मतलब ये होता है log x। फिर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। इसमें क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है। ऐसे जैसे उसमें हमने देखा था a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन क्या होगा a टू द पावर x का, a टू द पावर x log x एंड अगला हम लोग देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, तो अगर हम लोग देखें, अगर ये कहीं पर फंक्शन ऐसे दिया हुआ है x3, इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे x³ dx। तो इसका क्या होगा, x टू द पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1, ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस कांस्टेंट। ऐसे ही अगर हम लोग कोई बड़ा फंक्शन मिल जाए 2x² + 3x + 1, तो इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग इंटीग्रेशन का क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इंडिविजुअली करेंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 1। ये क्या हो जाएगा 2x³ + 3 + 1 प्लस 3x² 1 + 1 प्लस x प्लस c, ये क्या हो जाएगा इसका। ऐसे ही अगर हम लोग क्या करें, हमसे पूछते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x, इसका क्या होगा, sin 3x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या है 3x है, यहाँ पर क्या है x है। तो अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ऐसे, तो इसको कैसे करते हैं, t मान के क्या करेंगे हम लोग, 3x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, मतलब इसको बोलते हैं वेरिएबल चेंज करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 डिफरेंशिएट इसको कर दो 3 dx + dt, यानी कि अगर हम लोग 3x को भी चेंज करेंगे t मानेंगे तो dx को भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कर देते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर sin t dx की जगह क्या हो जाएगा dt/3, क्योंकि यहाँ से क्या आएगा ये dt/3। तो ये 3 क्या है कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा sin
टी डी टी। तो साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, माइनस का कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस टी प्लस सी। तो हमने t को क्या माना था 3x, तो वापस से इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये क्या आएगा 1/3 कॉस का 3x प्लस सी। तो ये कुछ हमारे इंटीग्रेशन थे। ऐसे ही अगर इंटीग्रेशन आ जाए 3e⁻3x प्लस 2x प्लस 1, ये क्या हमारा कोई फंक्शन दे रखा और इसको बोले हमें इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे, सेम इंटीग्रेशन करना है तो 3e⁻3x प्लस 2x प्लस 1 dx। तो ये क्या है, इंडिविजुअली करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, तीनों को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3e⁻3x। अब क्या होगा, देखो पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, अगर ये क्या था मल्टीप्लिकेशन में था, dx के रिस्पेक्ट में करना था, लेकिन यहाँ पर 3x था, मतलब एक हमारा स्केलर क्वांटिटी क्या थी, वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में थी। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में था तो फाइनल रिजल्ट में क्या आ गया था, डिवीजन में आ गया था। तो हम लोग अब डायरेक्टली कर लेंगे, क्या है कि अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 3x क्या है मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन करना क्या है, हमें x के रिस्पेक्ट में करना है। तो जो स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट है 3, उसको हम लोग क्या ले आएंगे, डिवीजन में, मतलब इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा 3 और 2x का हमें पता होता है क्या होता है, 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस x का 1 का क्या होगा, x होगा। तो ऐसे हम लोग इसको इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻3x प्लस x स्क्वायर प्लस 1। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोई आ जाए तो वो भी हमें पता होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। बेसिकली आप लोग मैथ नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, नहीं तो फिर टफ लगेगा, आगे भी क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। ऐसे हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की क्या पता होनी चाहिए, वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे कि रिवीजन करवा लेते हैं आप लोगों का, अगर हम लोग साइन का ले लें, साइन, तो साइन 0 क्या होता है, अगर साइन का ले लें, साइन 0 30 45 और 60 एंड 90, 60 और 90। तो 0 का क्या होता है, साइन 0 का 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, 145 का स्क्वायर रूट 2 होता है 1/, और 60 का होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और 90 का होता है 1। ऐसे अगर हम लोग कॉस का ले लें, कॉस थीटा की वैल्यू ले लें, तो अगर हमारा थीटा क्या होगा, 0 होगा, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इसका रिवर्स कॉस 30 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और 45 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसका 60 होता है 1/2, 90 हमारा 0 होता है। ऐसे ही tan ले लें अगर हम लोग, tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, tan का 0 0 होता है, tan 30 होता है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3, 45 होता है 1, 60 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंड 90 होता है इनफाइनाइट। ये हमारे क्या थे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, इनकी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। अब एक कॉसेक का चाहिए, तो कॉसेक क्या होता है, साइन का इनवर्स। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक x 1/sin x होता है। ऐसे सेक x क्या होता है, 1/cos x। तो यही सारी वैल्यू क्या कर लेंगे, हम कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। tan क्या किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो कॉट का रिवर्स क्या हो जाएगा, यहां देख लेते हैं हम लोग, कॉट x क्या हो जाएगा 1/tan x। तो अगर 3 का हमें याद है तो बाकी 3 के हम लोग रिवर्स कर देंगे, इनका जस्ट अपोजिट ले लेंगे, क्या आ जाएगा, हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये हमारा क्या था, कुछ कैलकुलस का पार्ट था। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे,
कुछ हमें वेक्टर का भी पार्ट पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा बहुत जरूरी होती है, बिना वेक्टर के कुछ भी फिजिक्स में हो नहीं सकता है। तो वेक्टर में हमें क्या आना चाहिए, वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेक्टर होता क्या है, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट से एंगल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। सो वेक्टर होता क्या है, तो वेक्टर बेसिकली क्या होता है, अगर सेकेंड पार्ट इसका हम लोग देखें वेक्टर, तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है, दो टाइप की क्वांटिटी होती है, वेक्टर और स्केलर। तो स्केलर में क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड, वेक्टर में क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमें क्या रहती है, चाहिए रहती है। तो अगर हम लोग वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में क्या क्या चीज चाहिए रहती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्या चाहिए रहेगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये दो चीजें हमें चाहिए रहती किसी क्वांटिटी में, तो वो क्या होंगी, वेक्टर होंगी। तो वेक्टर का जो एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, स्केलर की तरह नहीं होगा कि 2 + 2 कर दिए 4 कर दिए, ऐसा नहीं होगा। वेक्टर के अपने अलग रूल्स होते हैं, तो वो हमको जानना जरूरी है। तो वेक्टर क्या करता है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं। दूसरा पॉइंट वेक्टर में ध्यान रखने वाला बात ये होती है, वेक्टर क्या करता है, ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो करता है। वेक्टर क्या करता है, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। वेक्टर हमेशा क्या करता है, फॉलोज ट्रायंगल लॉ। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमारे पास साइन होते हैं, जैसे कि ये ए बी कोई वेक्टर होगा तो ऐसे उसके ऊपर साइन एक लगा देते हैं, एंड ऐसे ही आर वेक्टर इसको बोलते हैं। ठीक, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। ये एरो का रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, वेक्टर है। नेक्स्ट है वेक्टर का हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल है, जैसे वेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये सब क्या है, वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक एरो से। तो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं वेक्टर का कैसे करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो अगर कोई वेक्टर है ऐसे, अगर हम लोग कोई XY प्लेन ले लें, तो इसमें अगर कोई वेक्टर क्या होगा, इस एरो से रिप्रेजेंट होगा। तो इस एरो क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड। कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो क्या शो करेगा, एरो की लेंथ शो करेगी। तो लेंथ क्या शो करती है इसकी, लेंथ क्या शो करती है, मैग्नीट्यूड। लेंथ हमेशा क्या वेक्टर की शो करती है, मैग्नीट्यूड। ऐसे ही इसका डायरेक्शन इसकी क्या होगी, टेल से हेड की तरफ, तो इसको बोलते हैं टेल वेक्टर का, इसको बोलते हैं हेड। तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन क्या होगी, टेल टू हेड, ये क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अब अगला हमारा पार्ट आता है कि अगर इसका हमें कोई वेक्टर दिया, उसका पोजीशन कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर जिसे बोलते हैं। तो पोजीशन कैसे देखते हैं हम लोग, पोजीशन इसकी कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर कोई हमारा वेक्टर ऐसे, ये हमारी क्या होती है, x y एंड z।
ठीक, तो इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं आई कैप, इसको बोलते हैं जे कैप, इसको बोलते हैं के कैप। ठीक, तो अगर ये कोई पॉइंट यहां पर हम ले लेते हैं, कोई पॉइंट ए और इसके कोऑर्डिनेट x, y, z है, ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन के क्या होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट 0, 0 है। तो इसका अगर हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए, पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं r से, ऐसे। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर देखते हैं हम लोग। पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? r x माइनस 0 आई कैप प्लस y माइनस 0 जे कैप प्लस z माइनस 0 के कैप। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या निकल के आएगा? x आई कैप। आई कैप का मतलब क्या हुआ? x डायरेक्शन। जे कैप का मतलब y डायरेक्शन। के कैप का मतलब z डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? y जे कैप प्लस z के कैप। ये हुआ इसका पोजीशन वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखते हैं हम लोग इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मॉड के अंदर ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो अब ये देखें, ये वाला जो वेक्टर ओए वेक्टर था, ये क्या था? ओरिजिन से था। तो अगर हमें क्या दे रखे हैं? स्पेस में कोई दो पॉइंट दे रखे हो, तब कैसे हम लोग उसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, वो देखते हैं हम लोग। ये x, ये y, ये z। अब हमें कोई पॉइंट a दे रखा है यहां पर, और यहां पर क्या दे रखा है? कोई पॉइंट b दे रखा है। और इसके कुछ कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं x1, y1, x1, y1, z1। इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं x2, y2, z2। तो हमें क्या बताना है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ए और बी को मिलाने वाला वेक्टर। तो ए बी जिसे बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको क्या करेंगे? ओरिजिन से मिला देंगे, ऐसे ऐसे। तो ये वाला वेक्टर क्या होगा? इसको r1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग r2। ये क्या है? ओरिजिन है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, 0। तो r1 वेक्टर क्या हो जाएगा? ऐसे r1 वेक्टर क्या हो जाएगा? x, 0, x माइनस 0 इंटू आई कैप। तो ये क्या हो जाएगा? x आई कैप y जे कैप प्लस z के कैप। ठीक, ऐसे। ये वाला r2 पोजीशन वेक्टर, इस r2 के वेक्टर का क्या हो जाएगा? ये वेक्टर है सारे, ये क्या है? वेक्टर है। तो r2 वेक्टर क्या हो जाएगा? x, तो ये x1 थे, तो सब ये क्या हो जाएंगे? x1 हो जाएंगे। ये x1, y1, ये z1। ये क्या हो जाएगा? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये क्या हो जाएगा? वेक्टर r2 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? वेक्टर r चाहिए। तो वेक्टर r क्या हो जाएगा? ट्रायंगल लॉ से। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर r, r2 माइनस r1 मीन्स ये क्या हो जाएगा? x2। अभी दोनों को क्या करना? माइनस करना है। माइनस करेंगे तो i कंपोनेंट को i के साथ में, j को j के साथ में, k को k के साथ में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखते हैं क्या आता है। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1
जे कैप प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप। ये क्या है हमारा, ये पोजीशन वेक्टर निकल के आया, यानी कि वेक्टर ए बी। ठीक, तो ये इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्या करना है, आर चाहिए तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, Z2 माइनस Z1 के कैप। तो इससे हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो वेक्टर में अभी हम लोग और देखेंगे आगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।